प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी रीनेट 2024 रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड पीवाईक्यू जो आपको जून 23 में एनटीए यूजीसी नेट द्वारा पूछा गया है, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत पेपर 1 जनरल के लिए टॉप क्वेश्चंस के सेशन को हम सब साझा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं? ए, सुविचारित सहमति का अभाव। बी, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान। सी, अत्यधिक प्रलोभन। डी, अध्ययन के बारे में जानकारी देना। इंग्लिश है, which among the following would be the ethical issues in a research study that involves participation of human subjects? A, lack of informed consent. B, physical and psychological harm. C, excessive inducements. D, briefing. इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से कि कौन कौन से कथन समाहित हैं। इसमें सही विकल्प आपका ए है। सही विकल्प ए। सुविचारित सहमति का अभाव, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, अत्यधिक प्रलोभन, यह जो है आपको इसके प्रभाविता नैतिकता मुद्दे के अंतर्गत आते हैं। वहीं अध्ययन के बारे में जानकारी देना, यह तो सही बात है, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा सही विकल्प ए है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एस्पेक्ट of the researcher may cause psychological effect in the participant of a study? A, age. B, race. C, sex. D, attitude. अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है? ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। ए है आयु, बी नस्ल, सी लिंग, डी अभिवृत्ति। कौन मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है? तो अभिवृत्ति, एटीट्यूड जो है आपको वह डाल सकता है। एटीट्यूड, ऑप्शन डी। सही उत्तर का मिलान, ये रहा सही उत्तर हमारा, अभिवृत्ति, ऑप्शन डी। एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, अनुपात मापनी में शून्य बिंदु यथेच्छ होता है। कथन 2, नामित मापनी में आंकड़ों का क्रम रैंक निर्धारण किया जा सकता है। इंग्लिश है, स्टेटमेंट 1, इन ए रेशियो स्केल 0 पॉइंट इज आर्बिट्रेरी। स्टेटमेंट 2, द नॉमिनल स्केल अलाउज ऑर्डरिंग रैंकिंग ऑफ डाटा। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन दिया गया है, अनुपात मापनी में शून्य बिंदु यथेच्छ होता है, यह शून्य से प्रारंभ होता है। तो यह कथन आपका गलत है। नामित मापनी में आंकड़ों का क्रम यहाँ नहीं, नामित, जैसा कि बोलने से क्लियर है, नॉमिनल।
नाम, नाम से नामित, तो इसमें क्या रहता है? नाम। इसमें नाम, उसका गुण, उसका विशेषता, इससे संबंधित होता है। क्रम, क्रम आपका किस में आता है? ऑर्डिनल के अंतर्गत क्रम आता है। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल स्केल में हमारा क्रम होगा। तो क्रम निर्धारण किया जा सकता है, नामित में सिर्फ नाम से है, तो यहाँ तो होगा नहीं। तो ये कथन आपका गलत है, अर्थात 1 भी गलत, 2 भी गलत। तो हमारा सही विकल्प कहाँ जा रहा है? ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, बी की ओर है। ऑप्शन बी की ओर है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प, ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के मानक विचलन से किसी एकल मापन की संयोगिक त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है। कथन 2, पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है, उन्हें एक ही दिशा में धकेलता है। इंग्लिश है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सीरीज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स एस्टिमेट्स द लाइकली साइज ऑफ द चांस एरर इन ए सिंगल मेजरमेंट। स्टेटमेंट 2, बायस अफेक्ट ऑल द मेजरमेंट्स द सेम वे पुशिंग देम इन द सेम डायरेक्शन। ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, इसमें सही का चयन करना है। कथन 1, एकल मापन की संयोगित त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है, यह कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, पूर्वाग्रह बायस सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित कर एक ही दिशा में धकेलता है, यह भी कथन आपका सही है। जब हम बायस रहेंगे, हमें किसी पर पूर्वाग्रह में है कि वह ऐसा काम कर सकता है, तो हर दृष्टिकोण हमेशा उसी की ओर जाएगा, तो यह कथन भी हमारा सही है। कथन 1 सही है और कथन 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। उत्तर का मिलान, सही आंसर है ए। सही आंसर ए, ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है। एक अनुसंधानकर्ता निम्न विभिन्न प्रतिदर्शों के प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों के लिए निम्नलिखित पी मान प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किसे 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक माना जा सकता है। इंग्लिश है, ए रिसर्चर ऑब्टेन्स द फॉलोइंग p values for sample correlation coefficients of different samples. Which of these can be considered significant at 1% level of significance? ये आपका रिसर्च टॉपिक से है, इसमें आपका सही विकल्प का चयन करना है। ए है आपका 0.004, बी 0.99, सी 0.995, डी 0.001 और ई 0.1। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, उनमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। सहसंबंध गुणांक के लिए जब सार्थकता स्तर 1 पर ज्ञात करना होता है, 1 पर 1 लेवल 1% सार्थकता स्तर सिग्निफिकेंट करने के लिए सहसंबंध गुणांक के लिए 1% सार्थकता स्तर पर यहाँ हमारा सार्थक माना जा सकता है, पूछा जा रहा है सार्थक माना जा सकता है, वह है 0.004 और 0.001, 0.001। ये ऑप्शन आपको ए की ओर है और ये आपको डी की ओर है, अर्थात ए एंड डी जो ऑप्शन 3 पर है, ऑप्शन 3 पर है, ऑप्शन 3 हमारा सही है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर 3, सही आंसर 3। ए एंड डी ओनली, ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, निम्नलिखित प्रतिचयन विधियों में से किसमें प्रतिदर्श को एक संयोगिक और अव्यवस्थित प्रतिदर्श कहा जाता है? ए परियोजनात्मक प्रतिचयन, बी कोटा प्रतिचयन, सी स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन, डी सुविधानुसार प्रतिचयन। इंग्लिश है, इन which of the following sampling methods the sample is also known as an accidental sample and a haphazard sample? haphazard sample, अव्यवस्थित प्रतिदर्श haphazard, ए परपजिव सैम्पलिंग, बी कोटा सैम्पलिंग, सी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सी कन्वेंस सैम्पलिंग। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो कन्वेंस सैम्पलिंग सुविधानुसार, जहाँ संयोग से कि हम वहाँ उसको सेटिंग किए हुए हैं, अपनी सुविधानुसार उसको अंजाम दे सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कन्वेंस सैम्पलिंग, ऑप्शन डी, सुविधानुसार। कन्वेनियंस, ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में, चरों में किसी भी प्रकार के हेर फेर के बिना प्राकृतिक वातावरण में मानवों और गैर मानवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ए अर्थ प्रयोगात्मक अनुसंधान, बी प्रेक्षणात्मक अनुसंधान, सी विषयनिष्ठ अनुसंधान, डी मानव मितीय अनुसंधान। इंग्लिश है, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ humans and non-humans in the natural environment without any manipulation of variables is called A quasi experimental research, B observational research, C subjective research, D anthropometric research। अब सही का विकल्प बताना है। सही विकल्प आपका हो जाएगा किसी जहाँ हेर फेर नहीं हो, हेर फेर नहीं हो। चर जो वेरिएबल है तो कहाँ, जहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ हम उसको देखेंगे, प्रेक्षण करेंगे कि कहाँ मानव व्यवहार के अंतर्गत हमें किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं करना है, नेचुरल रूप से करने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ऑप्शन बी की ओर आंसर का मिलान किया जाए। ये रहा सही आंसर बी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है, इन द सबमिशन ऑफ थेसिस इफ ए स्टूडेंट इज फाउंड टू कमिट प्लेगियरिज्म ऑफ लेवल 3 एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगियरिज्म, द फॉलोइंग पेनाल्टी विल बी imposed. A student shall debarred from submitting the revised thesis for a period of 1 year. B. A student's registration for the program shall be cancelled. C. A student shall be debarred from submitting the revised thesis for 6 months. D. A student shall be asked to submit the revised thesis within 6 months. हिंदी में, यदि किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में यह पाया जाता है कि उसने साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार स्तर 3 की साहित्यिक चोरी की है, तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगाया जाएगा? ए. विद्यार्थी को 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से रोक दिया जाएगा। बी. उसे पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। सी. विद्यार्थी को 6 माह के लिए संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से रोक दिया जाएगा। डी. विद्यार्थी को 6 माह के भीतर संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। सरोज संपदा। ये आपको पूछा जा रहा है कि साहित्यिक स्तर की जो चोरी 3 पर है, इसमें क्या होगा 2018 के रूल रेगुलेशन के आधार पर।
तो उसमें पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी को पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। उसका जो प्रोग्राम है वह रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर का मिलान। ये रहा हमारा सही आंसर बी। उसे पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, आश्रित चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता। कथन 2, स्वतंत्र चर सदैव द्विभाजी होता है। इंग्लिश है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, ए डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी dichotomous. Statement 2, an independent variable is always dichotomous. ऑप्शन ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी डाइकोटोमस, तो यह कथन आपका नहीं हो सकता द्विभाजी कभी भी, तो यहाँ डाइकोटोमस यह कथन गलत। स्वतंत्र चर सदैव द्विभाजी होता है, ऑलवेज, यह भी कथन आपका गलत है। हमेशा यह द्विभाजी नहीं होता है। इस प्रकार कथन हमारा एक गलत है और दूसरा भी कथन गलत है। ऑप्शन बी की ओर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन बी। आंसर का मिलान, ये रहा सही आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। स्टेटमेंट दोनों गलत है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर, जिन अध्ययनों में मनुष्य शामिल होते हैं उनमें ऊब और थकान जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण प्रतिभागियों में अल्पकालिक या दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा होता है? ए, परिपक्वन संबंधी खतरा, बी, इतिहास संबंधी खतरा, सी, चयन संबंधी खतरा, डी, उपकरण संबंधी खतरा। इंग्लिश है, इन स्टडीज इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स देयर कुड बी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म चेंज इन पार्टिसिपेंट्स बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल चेंज लाइक boredom and fatigue. This would constitute which of the following threat to internal validity? A, maturation threat, B, history threat, C, selection threat, D, instrumentation threat. सही विकल्प का चयन करना है। ऊब और थकान जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के कारण अल्पकालिक या दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। इससे आंतरिक वैधता को कौन सा खतरा पैदा होगा? तो मैचुरेशन, यहाँ क्या होगा? परिपक्वन। क्या होगा? परिपक्वन। परिपक्वन, मैचुरेशन, ये हमारा है ऑप्शन ए। सही आंसर मिलान किया जाए, ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर है। वह सांख्यिकीय परीक्षण जिसके द्वारा अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की संभावित सार्थकता का आकलन किया जा सकता है, क्या कहलाता है? ए, स्टूडेंट टी टेस्ट, बी, प्रसरण विश्लेषण, सी, युग्मित टी टेस्ट, डी, काय वर्ग परीक्षण। इंग्लिश है, ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट permits assessment of possible significance of difference across means of multiple groups is A, students t-test, B, analysis of variance, C, paired t-test, D, chi-square test। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। पूछा जा रहा है कि अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की संभावित सार्थकता को कैसे आकलन किया जा सकता है? तो इसको जो हमारा वैरियंस है
जो हमारा वेरिएंस है उसका एनालाइज किया जाएगा, यानी वर्षरण विश्लेषण, प्रसरण विश्लेषण। ऑप्शन बी की ओर है सही आंसर का मिलान, ऑप्शन बी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ऑप्शन बी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है, जब प्रतिभागी किसी अध्ययन से बीच में ही बाहर हो जाते हैं जिससे प्रतिदर्श के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है? ए चयन संबंधी खतरा, बी क्षयन संबंधी खतरा, सी इतिहास संबंधी खतरा और डी परीक्षण संबंधी खतरा। इंग्लिश है, when participants drop out of a study leading to change in the nature of the sample, it would cause which of the following threats to internal validity? A selection threat, B attrition threat, C history threat और D testing threat। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। जब रिसर्चर रिसर्च के लिए कार्य करता है और उसमें लगता है कि यह कुछ कठिन है और वह उसको छोड़ देता है, तो उस स्थिति में कौन सा आंतरिक वैधता में खतरा उत्पन्न हो सकता है, यही आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका एट्रिशन थ्रेट, क्षयन माने गिरता है, एट्रिशन, एट्रिशन, एट्रिशन थ्रेट, एट्रिशन थ्रेट क्षयन संबंधी खतरा, ये हमारा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आंसर का मिलान किया जाए, ये रहा सही आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर है, साहित्यिक चोरी, सामान्य ज्ञान और संयोगिक शब्दों के बारे में यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए समानता की जांच करते समय कितने क्रमागत शब्दों को बाहर किया जाएगा? इंग्लिश है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 ऑन प्लेगियरिज्म, कॉमन नॉलेज और कोइंसिडेंटल टर्म्स up to how many consecutive words shall be excluded while checking similarity for detection of plagiarism theory? साहित्यिक चोरी के अंतर्गत इसमें ABCD है, A 8, B 12, C 14, D 18। कौन सा होगा? जो 2018 के अंतर्गत साहित्यिक चोरी के लिए कितने क्रमागत शब्दों को बाहर किया जाएगा? फोर्टीन, 14 शब्दों को बाहर किया जाएगा, ऑप्शन सी। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगियरिज्म, ए सिमिलरिटी ऑफ 14% would correspond to which of the following levels of plagiarism? हिंदी में, साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2018 के अनुसार 14% की समरूपता साहित्यिक चोरी के निम्नलिखित स्तरों में से कौन से स्तर की होगी?
A0, B1, C2, D3। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। क्या होगा? साहित्यिक स्तर पर जो चोरी है 2018 के अनुसार 14% की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ 14%। क्या होगा हमारा ऑप्शन? 1%। क्या होगा? यहाँ लेवल 1 की चोरी मानी जाएगी, लेवल 1। तो ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी, लेवल 1। कौन से स्तर की होगी? स्तर पूछा जा रहा है तो एक स्तर। सही आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर बी, ऑप्शन बी। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, अब सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। होने वाली परीक्षाओं की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। परीक्षा को परीक्षा की तरह ही संपन्न किया जाए। जो हमें क्वालिटी है, जो हमें एबिलिटी है, उसको आत्मसात करते हुए परीक्षा भवन में अपने मन मस्तिष्क को एकत्रित कर 110% परीक्षा में सफलीभूत होने की कल्पना कर ही परीक्षा संपन्न करेंगे और NTA को क्रैक करना है, अपना झंडा फहराना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सेशन वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।